Hello guys, this is Ankur Kaushik and you are welcome on our platform Pay Per Learn। आज हम बात करने वाले हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू के बारे में। हिमालयाज हमने पढ़ लिया था, हिमालयाज का ओरिजिन भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, फॉर्मेशन पढ़ लिया था, हिमालयाज का सेक्शनल डिवीजन हमने पढ़ लिया। देखो, जब हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ तो हिमालयाज का फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि वो बहुत लंबा प्रोसेस था, ठीक है। जो इंडियन प्लेट है वो नीचे से साउथ की तरफ से नॉर्थ की तरफ आ रही थी यूरेशियन प्लेट में कोलाइड होने के लिए। इतना वो लंबा टाइम उसने लिया और इतना बड़ा मासिव, वो कह सकते हैं वो एक कोलिजन था कि हिमालयाज के फॉर्म होने से पहले, एक्चुअल कोलिजन होने से पहले 2-3 माउंटेन रेंजेस बन गई जिनको हम ट्रांस हिमालयाज बोलते हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, मेरे कहने का मतलब ये है कि जियोलॉजिकल प्रोसेसेस और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस आर टाइम टेकिंग प्रोसेसेस। ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। समझ आ रहा है आपको? टाइम ले रहे हैं तो क्या होता है, टाइम लेते लेते जब तक ये प्रोसेस पूरे होते हैं कई चेंजेस इस तरीके के आ जाते हैं कि जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं हो पाता। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। आपने आज एक बाइक खरीदी या गाड़ी खरीदी, आज उसकी कंडीशन बिल्कुल ब्रांड न्यू है। क्या 10 साल बाद भी उसकी कंडीशन ऐसी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। क्या पता आप थोड़ा टाइम बाद उसमें चेंजेस करा लें कुछ, क्या पता उसमें आप सीट कवर चेंज करा लेंगे अपनी गाड़ी में, ऐसा हो सकता है। आप उसके व्हील्स चेंज करा सकते हैं, वियर एंड टियर भी होता है, कहीं लग गई है आपने रीपेंट कराया, हल्की फुल्की स्क्रैचेस भी हो सकती हैं। हुआ ना ऐसा, लेकिन गाड़ी तो वही है, वैसे ही चलती है। ऐसा ही इसके साथ हो रहा है। टाइम जैसे बीतता जा रहा है तो चीजें बदलती जा रही हैं। और ये जो हमारा खास तौर से पेनिनसुलर ब्लॉक है ये बहुत ही ज्यादा पुराना है। ये पेनिनसुलर ब्लॉक हिमालयाज के फॉर्मेशन से भी बहुत ज्यादा पुराना है। इनफैक्ट ये दुनिया का सबसे पुराना लैंड मास है, ध्यान रखो। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये बात आपको, मैं कोई आपको कहानी नहीं सुना रहा हूं, ठीक है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि ये ऑलरेडी पुराना लैंडमार्क है, इसमें ऑलरेडी वियर एंड टियर हो चुका है। उसके बाद जब ये कोलिजन इसका हो रहा है तो कोलिजन होते होते भी बहुत टाइम लग रहा है। तो इसलिए जो फिजिकल फीचर्स हैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं। ऐसा नहीं है कि ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ये रीजन हमारा ट्रायंगुलर शेप में है, सबको पता है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि ये पूरा रीजन जो ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है इसमें हमारा कोस्टल रीजन भी आता है, ये अलग है। ये सब फीचर्स डेवलप हुए ओवर द टाइम पीरियड। टाइम बीतता गया, डेवलप होते रहे। टेक्टोनिक फोर्सेस ने, एंडोजेनिक फोर्सेस और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों ने मिलकर के अपना काम किया, समझे, तब जाकर के फीचर्स ऐसे बने हैं। क्लियर? तो प्लेट्यू में स्टार्ट करते हैं आज, प्लेट्यू के बारे में, प्लेट्यू रीजन के बारे में। चलिए, ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, ये पूरे इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पुराना प्लेट्यू है, ये बात हम सबको पता है। आर्कन पीरियड के रॉक्स यहाँ पे पाए जाते हैं। देखो एक चीज ध्यान रखना, ये जो रॉक्स हैं, बीच बीच में रॉक्स के बारे में बताता रहूंगा किस जगह पे कौन से रॉक्स पाए जा रहे हैं, लेकिन मैं उन रॉक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बताऊंगा। हर रॉक में, हर पत्थर में एक अलग तरीके का मिनरल होता है, होते सभी मिनरल, लेकिन एक मिनरल जो होता है इतना ज्यादा होता है कि उसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। किसी में आयरन ज्यादा होता है, आयरन और, है ना, किसी में एल्युमिनियम ज्यादा, बॉक्साइट। तो इस तरीके से वो सब चीजें मैं आपको अलग से एक क्लास होगी रॉक्स के बारे में, उसमें बताया जाएगा। अभी हम फिलहाल आर्कन पीरियड रॉक्स के बारे में पढ़ते हैं। इस रीजन की खास बात है कि जो हमारा पेनिनसुलर रीजन रहा है इंडिया का नीचे का, ये आज तक कभी भी सबमर्ज नहीं हुआ है सी के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये रीजन कभी भी सबमर्ज नहीं हुआ, ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ये जो हमारा पेनिनसुलर रीजन है। दूसरी बात, ये जो मैंने ऐसे लाइंस बनाई है ना, डॉट्स, इतने रेगुलर इसके एजेस हैं नहीं जितने की मैंने बनाए हैं। ये तो मैंने एक आपको बता दिया, एक तरीके का रफ आइडिया देने के लिए बनाया। यहाँ पे इतने ज्यादा इसके क्या बोलते हैं रेगुलर फीचर्स नहीं है, बहुत ही रफ इसके एजेस हैं। इसकी बाउंड्रीज बहुत ज्यादा वेग हैं, ऊपर नीचे। इनफैक्ट एक बाउंड्री तो ऐसी है कि उसके बीच में प्लेन्स आ रहे हैं, मैं भी आपको बताऊंगा थोड़े टाइम में, ठीक है। हालांकि नेवर सबमर्ज इन द सी, हालांकि देयर आर सम एविडेंसेस, कुछ टेम्पोररी सबमर्जेंस के एविडेंसेस हैं ईस्टर्न कोस्ट पे,
ईस्टर्न घाट्स के पास। ठीक है, इनके बारे में हम जब कोस्टल रीजन पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अभी बस आपको याद रखना है। पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में मैं आपको चीजें बताता जा रहा हूं, ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़ना है आपको। नो और वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक। अगर क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल लैंड ऑन द अर्थ, इनमें से कौन सी ऐसी लैंड है, लैंडमास है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, जिसमें कि अर्थक्वेक ना के बराबर आने के चांसेस हैं, द आंसर शुड बी, अगर ऑप्शन में है तो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू भी हो सकता है ऑप्शंस में, याद रखना है आपको। लेकिन 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 कोयना और लातूर आर एक्सेप्शंस। हुआ क्या यहां पे, जब आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ी होगी, ये जो है, देखो मेरी बात सुनो, अभी हम पढ़ रहे फिजिकल ज्योग्राफी, बट फिजिकल ज्योग्राफी से ही हम ह्यूमन और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पहुंचेंगे। मैंने क्या बताया, रॉक्स, रॉक्स में क्या मिलता है, मिनरल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, मिनरल्स हमको पढ़ना है इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। मैंने क्या बताया आपको, आपको क्या कहता है, हम पढ़ रहे हैं पेनिनसुलर प्लेटू इज द स्टेबल, मोस्ट स्टेबल क्या है, लैंड मास ऑफ ऑन द अर्थ है। अब यही स्टेबिलिटी, इसका मतलब ड्वेलिंग, फॉर द पर्पज ऑफ ड्वेलिंग, फॉर पीपल सेटलमेंट, फॉर पॉपुलेशन सेटलमेंट, हम पॉपुलेशन पढ़ेंगे ना आगे, आगे हमें पढ़ना है, पॉपुलेशन टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी में, तो पॉपुलेशन के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल लैंडमास कौन सा होना चाहिए, यही होना चाहिए। ठीक है, तो ह्यूमन ज्योग्राफी हम पहुंच गए, नहीं पहुंच गए, ऐसे रिलेट करते हुए चलना आपको। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी में टॉपिक छोटा होता है, उसको समझाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, और इसलिए बोलता जा रहा हूं आपको कि ये जो सब यहां पे लिखा हुआ है ये स्लाइड्स में, ठीक है, या किसी भी किताब में, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो समझाया जा रहा है आपको क्लास में, खासतौर से मेरी क्लास में, वो इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा रिलेट करके कोई नहीं बताएगा, सिर्फ ये बता देते हैं लोग कि ये स्टेबल रीजन, यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस बहुत कम होते हैं, उसमें आ गया, उन्होंने मोटा मोटा बता दिया कि कम है, इसका मतलब थोड़ा बहुत तो आता ही होगा। स्टेबल के यहाँ पे अर्थक्वेक के चांसेस ना के बराबर होते हैं, लेकिन कोयना और लातूर में अर्थक्वेक आ रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रही है, जो धरती है वो हिल रही है। क्यों? क्योंकि जब हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ी थी, तो हमने पढ़ा था रिजर्वायर इंड्यूस्ड सिस्मिसिटी। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारा एक डैम है, डैम इस तरीके से बनता है, ये हमारा डैम है, ठीक है, इस डैम में पानी भरा हुआ है, ये इस डैम में पानी भरा हुआ है, इस तरीके से बहुत बड़ा रीजन होता है जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, जब पानी भरा होगा तो इस पानी का अपना कोई वेट होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा, वो वेट इस रॉक पे पड़ रहा है, ये रॉक क्या होगा, ये रॉक स्ट्रेच हो रहा है, वो भी छोड़ दो, इतना समझ आया। अब क्या, वो ये जो डैम बनाया, पानी तो कहीं ना कहीं से ऊपर से आ रहा है, अगर यहां तक पानी पहुंचा है तो इसका मतलब द वाटर हैज स्पीड, इट्स रनिंग वाटर, पानी बहकर आया है, उसके पास स्पीड है, थोड़ी बहुत चाहे कम हो, लेकिन अगर स्पीड है तो सेडिमेंट्स भी होंगे, होंगे कि नहीं होंगे, है ना, सेडिमेंट्स भी होंगे। ये चीजें छूट जाती हैं पेनिनसुलर प्लेटू पढ़ाते हुए, कोयना डैम के बारे में, लातूर डैम के बारे में बताना बहुत जरूरी है, ये चीजें छूट जाती हैं, एक क्वेश्चन इन्हीं से बनने वाला है, इनको आपको ध्यान से सुनना है, ये मत सोचना ये बाहर क्या पढ़ा रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेटू चल रहा है, तो इसमें सेडिमेंट्स भी होंगे, वो सेडिमेंट्स भी यहीं पे बैठ जाएंगे, धीरे धीरे उनकी भी लेयर यहीं पे हो जाएगी, है ना, हो जाएगा। चलिए दूसरा कलर देख लेते हैं, ये वाला देख लेते हैं, यहां पे सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए, अब ये सेडिमेंट्स भी इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये रॉक्स जो होते हैं, ये क्या होते हैं, रॉक्स टूट जाते हैं, इनकी एक लिमिट होती है स्ट्रेच होने की, वो लिमिट के बाद ये इट विल ब्रेक ऑफ, ये ब्रेक ऑफ होगा तो बगल वाले रॉक को भी हिलाएंगे, इसको भी धक्का मारेगा, क्या होता है फिर उससे वाइब्रेशंस होती हैं अर्थ में, अर्थक्वेक टाइप सिचुएशन पैदा होती है, झटके से रॉक जो टूटेगा तो अर्थक्वेक आता है। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है या कभी सिचुएशन आती है कि पेनिनसुलर प्लेटू इज द मोस्ट सुटेबल मोस्ट स्टेबल लैंड इन द वर्ल्ड, तो है ही वो, लेकिन लातूर और कोयना जो है ये हमारे एक्सेप्शन है, ये भी हमें याद रखना है। क्यों है एक्सेप्शन, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए यहां तक क्लियर हुआ। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है a fault valley has been formed in Arabian Sea in the process of separation of Africa from West of Africa, India from Africa,
हमने पढ़ा बचपन में, पहले क्या था, सॉरी हमने पढ़ा पहली क्लास में कि सबसे पहले क्या था, अर्थ जो थी वो, उसमें जितना भी ये 7 कॉन्टिनेंट्स हैं ये सब एक ही जगह पे थे, और इसको हमने बोला था पेंजिया। धीरे धीरे इसमें बीच में से डिवीजन होना स्टार्ट हुआ, बीच में से डिवीजन हुआ, तो ऊपर वाला लैंड, ऊपर वाला जो मास है लैंड मास वो कहलाया अंगारा लैंड, नीचे वाला मास कहलाया गोंडवाना लैंड। इसमें भी ब्रेकअप हुआ, इसमें साउथ अमेरिका बना, साउथ अफ्रीका बना, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया बना। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया इधर चला गया, इंडिया जो है ये हमारा इंडिया है, ये ऊपर की तरफ, ये वाला लैंड ऊपर आ चुका ऑलरेडी, इधर नॉर्थ अमेरिका, यूरेशिया, ये इसमें कोलाइड करने के लिए चल पड़ा अपनी जर्नी पे। तो अफ्रीकन लैंड मास और इसके बीच में एक रिफ्ट बनती चली गई। रिफ्ट क्या होती है, ये एक लैंड मास है पूरा का पूरा, अभी पूरा का पूरा था, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, ये एक लैंड मास था, यहां से कन्वेक्शन करंट राइज हुआ, डाइवर्जिंग बाउंड्री क्रिएट हुई। बार बार नहीं बताऊंगा, पहली क्लास में समझा चुका हूं। डाइवर्जिंग बाउंड्री क्रिएट हुई तो ये लैंड मास इधर की तरफ गया, ये लैंड मास इधर की तरफ गया, इधर की तरफ गया। तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा, इस तरीके से हो जाएगा, नहीं हो जाएगी सिचुएशन, ये लैंड मास इधर चला जाएगा, इंडिया इधर चला गया, ऊपर भी जा रहा है, साउथ अफ्रीका इधर की तरफ आ रहा है, या यहीं पे स्टेबल है या कहीं भी जा रहा है, तो बीच में एक रिफ्ट वैली भरती जाएगी, और ये जो पानी था ये उस रिफ्ट वैली के बीच में भरता जाएगा, क्योंकि पानी तो है ही, पानी तो जगह लेगा जहां भी गहराई होगी। ऐसी जो खाई बनती है, वैली बनती है, दो लैंड मासेस के दूर जाने से जो बीच में डिप्रेशन बनता है, उसको हम रिफ्ट वैली बोलते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम नर्मदा तापी का स्लोप भी पढ़ने वाले हैं इसी क्लास में, इसी सेक्शन में। ड्रेनेज में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन इस सेक्शन में भी बताना पड़ेगा हमें, ठीक है। ज्योग्राफी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज है, लेकिन अगर आप कंसेप्ट याद रखोगे तो फिर कुछ कॉम्प्लिकेशन आपको नहीं होने वाली। समझ आया? तो इंडिया और अफ्रीका के बीच में रिफ्ट वैली क्रिएट होती चली गई, उसमें हमारा सी डेवलप हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वेस्टर्न घाट्स हैव बीन लेफ्ट एज एस्कार्पमेंट ऑफ दिस फॉल्ट वैली। क्या हुआ जब फॉल्ट वैली बनी, देखो रिफ्ट वैली बीच में क्रिएट हो गई, हमारा साउथ अफ्रीका, ये हमारा इंडिया, यहां पर रिफ्ट वैली पहले जुड़े हुए थे। अब ये क्या हुआ, ये एस्कार्पमेंट बन गया। जब इस तरीके से जब अलग होगा, मान लीजिए ये लैंड है, ये अलग हो गया, तो बीच वाला डिप्रेशन, तो ये जो सामने से दिखेगा ये एक एस्कार्पमेंट की तरह, खड़े हुए चट्टान की तरफ दिखता है इस तरीके से। हालांकि वेस्टर्न घाट के इतने ऊंचे होने का, इतने ज्यादा तीखे होने में हिमालयन अपलिफ्टमेंट का भी हाथ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिर भी जब भी एक फॉल्ट वैली क्रिएट होती है, एक लैंडमास अलग होता है, तो ये जो ये वाला हिस्सा होता है, ये सामने से ऐसे खड़ी दीवार की तरह दिखता है, ठीक है। इसको हम ब्लॉक माउंटेन भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ब्लॉक माउंटेन। ये दूर से दिखने में ब्लॉक माउंटेन जैसे लगते हैं, ऊंची जगह है, लेकिन दीज आर नॉट प्लेट्यूज, ये प्लेट्यू तो है नहीं, ये क्या है, ये ब्लॉक माउंटेन की कैटेगरी में आते हैं। प्लेट्यू जो होता है, प्लेट्यू बहुत ज्यादा, उससे एक्सटेंड ज्यादा होता है, ब्लॉक माउंटेन का एक्सटेंड जो होता है कम होता है। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब ये तो वेस्ट, हमारा जो डेक्कन प्लेट्यू वो तो प्लेट्यू ही है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि फॉल्ट वैली में जो दो दीवारें होती हैं वो स्कार्पमेंट की तरह, वो माउंटेन के उसमें आती है। समझ आया? चलिए आगे चलते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव बीन लेफ्ट एज अ स्कार्पमेंट ऑफ दिस फॉल्ट वैली। यहां तक क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ फीचर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले शेप इसकी ट्रायंगुलर, रफली ट्रायंगुलर शेप है, ये हमें पता है, ठीक है, याद रखना है। Its broad base lies at the southern edge of Indo-Gangetic Plains and from here it tapers down towards to Kanyakumari. Gangetic Plains के नीचे इसका जो है बेस है से स्टार्ट होते हैं, वहां पे ये ब्रॉड है, उसके बाद से यहां पे ब्रॉड है, ऊपर गैंजेटिक प्लेन है, ये हमारा गैंजेटिक प्लेन है, इसके नीचे क्या है, ये ब्रॉड है, उसके बाद फिर टेपर होने लगते हैं और कन्याकुमारी तक इनकी जो विड्थ है वो सबसे कम हो जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगला आ रहा है, इट हैज ब्रॉड, ठीक है, प्लेन्स, गैंजेटिक प्लेन्स, फ्रॉम हियर इट टेपर्स डाउन टू द कन्याकुमारी। ये भी क्लियर हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक्सटेंट सुन लो, एक्सटेंट कहां से कहां तक है। इट्स नॉर्दर्न बाउंड्री इज एन इरेगुलर लाइन रनिंग फ्रॉम कच्छ, ध्यान रखना है, कच्छ जो है वो प्लेट्यू का हिस्सा, उसके नीचे का जो रीजन है वो हमारा प्लेट्यू है। ऊपर सेडिमेंट्स है, मान सकते हैं,
वो जो सेडिमेंट्स हैं, रेत हैं, वो सैलाइन सेडिमेंट्स हैं, या जो हमारे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एल्यूवियम भी है कुछ उसमें मिक्स, लेकिन नीचे उसका जो बेस है, जो पेरेंट रॉक है, वो हमारा प्लेट्यू का ही हिस्सा है। तो कच्छ से स्टार्ट होता है, वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ अरावलीज, अरावलीज के वेस्टर्न फ्लैंक से चलता है। देखो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं, इधर कच्छ आया हमारा, इधर कच्छ, उसके बाद अरावलीज, फिर दिल्ली आ गया, नियर दिल्ली, उसके बाद फिर विच मूव्स रफली पैरेलल टू यमुना गंगा दोआब, यमुना गंगा दोआब के पैरेलल चल रहा है। देखो दिखाऊं, कहां के भैया, सॉरी, ये रहा, यहां से कच्छ से, ये मारवाड़ प्लेट्यू है, उसके बाद मालवा प्लेट्यू आया, बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू, रोहतास प्लेट्यू भी है छोटा सा हिस्सा, इस तरीके से चल रहा है। कच्छ से लेके दिल्ली आया, दिल्ली से फिर क्या बोला उसने, गंगा यमुना दोआब होते होते आगे तक चला गया। राजमहल हिल्स यहाँ पे है, इधर राजमहल हिल्स के बारे में भी मैं बताऊंगा, पूरे का पूरा पैराग्राफ है, ठीक है। ये हमारा शिलोंग प्लेट्यू है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में मुझे आपको बताना पड़ेगा। चलिए कोई बात नहीं, वापस चलते हैं, हम वापस चलते हैं। ये क्लियर है, इसका एक्सटेंड जो है वो राजमहल और गंगा डेल्टा तक है, क्लियर हो गया। वेस्ट से लेके ईस्ट तक इसका एक्सटेंट है, ऊपर गंगा गैंजेटिक प्लेन्स के नीचे, यहां तक क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है ये, बाउंड्रीज, इसकी बाउंड्रीज है। अब देखो एक एक्सटेंट है तो उसकी बाउंड्रीज भी होंगी, जैसे गैंजेटिक प्लेन की बाउंड्रीज थी, ऊपर हिमालयस थे, नीचे पेनिनसुला था, पता है ये हमें। हिमालयस की बाउंड्रीज थी, पता थी हमें। तो इसकी बाउंड्रीज क्या है, देखो ध्यान से, नॉर्थ में अरावलीज हो गए हमारे, विंध्यास हो गए, सतपुड़ा हो गए, बाड़मेर हो गए, एंड राजमहल हिल्स हो गए नॉर्थ में। देखो इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, अभी तक की क्लासेस जो हमने की हैं, उसके बाद आपको ये तो पता ही होगा अरावली कहां पे है, विंध्यास के बारे में पता होगा, सतपुड़ा के बारे में हल्की जानकारी होगी, बाकी टेंशन मत लो, सारे सेक्शन कवर हो जाएंगे इस टॉपिक में, ठीक है। आज क्लास में एक क्लास में पूरा नहीं हो पाएगा, दूसरे में करेंगे, लेकिन लगभग ये सेक्शंस पूरे हो जाएंगे। इन द वेस्ट इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स। देखो ईस्ट में क्या है, नॉर्थ में तो हिल्स आ गए, नॉर्थ में तो हिल्स है, हिल्स आ गए, ठीक है, अरावलीज है, सतपुड़ा है, राजमहल है, ये सारे हिल्स आ गए। इधर के आगे, इधर आ गया हमारा वेस्टर्न घाट, इधर आ गया हमारा ईस्टर्न घाट्स, समझ आया, क्लियर हुआ। ये इसकी बाउंड्रीज हमने सेट कर ली, ये इसकी बाउंड्रीज हमने सेट कर ली। वेस्ट इट इज बाउंडेड बाय वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्ट इट इज बाउंडेड बाय ईस्टर्न घाट्स। ये आपको पहले से पता भी होगा, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात क्या है कि ये जो हिल रेंजेस हैं, इनका इसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको याद रखना है इनके बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यही आता है, अरेंज दीज हिल्स क्रोनोलॉजिकल इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट और ईस्ट टू वेस्ट। तो अभी ये तो याद ही रखनी है लाइन, बीच बीच में जैसे हम लोग प्लेट्यू रीजन के जो सेक्शन है उनके बारे में पढ़ेंगे, तो मैं ये भी पता चलूंगा कौन से प्लेट्यू में कौन से हिल्स हैं उसके एडजेसेंट में। प्लेट्यू के ऊपर तो हिल नहीं होगा, लेकिन प्लेट्यू के एडजेसेंट बराबर में तो हिल्स हो सकते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये सब मैं बताता चलूंगा, तो ये आपको आगे ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा पूछा जाता है क्रोनोलॉजिकली सेट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला हमारा आ गया एरिया, कितना है, पेनिनसुला इज द लार्जेस्ट फिजियोग्राफिक यूनिट ऑफ इंडिया, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया, याद रखना ये। द एरिया ऑफ ऑक्यूपाइड बाय पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया इक्वल्स टू ऑलमोस्ट हाफ एरिया ऑफ द कंट्री, फैक्ट है, सिर्फ पता ही होगा आपको, ठीक है। इसकी कंपोजिशन पे आ जाते हैं, कंपोजिशन जो है इसकी सिस्ट है और आर्केनीसिस है। कंपोजिशन आपको याद रहेगी ये तो, लेकिन यहां पे जो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं, वो ये बताने वाला हूं कि मैंने अभी इस क्लास के स्टार्टिंग में आपको बोला कि पेनिनसुला, इंडियन पेनिनसुलर प्लेट्यू इज द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, हम कह सकते हैं सबसे पुराना लैंड मास है। तो कॉमन सेंस की बात है, यहां जो पत्थर है, यहां जो रॉक सिस्टम है, वो भी सबसे पुराना ही होगा,
और अभी आगे क्लास में जब हम रॉक सिस्टम पढ़ेंगे, जब हम रॉक्स के बारे में पढ़ाऊंगा, तो मैं आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी दूंगा, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में बताऊंगा, फिर मैं बताऊंगा किस टाइम में कौन सा जो रॉक है वो जनरली क्रिएट हुए, कैसे बने हैं, पहले इग्नियस रॉक बने या मेटामॉर्फिक रॉक बने, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बने, क्यों ये सब हो रहा है, ये सब जब आपको समझाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि आर्केनीज जो है ये सबसे पुराना रॉक सिस्टम है। तो यहां पे लिख सकते, देखो एक तरीका तो ये कि हम लिख लें कि कंपोजिशन ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू आर्केनीज, सिस्ट एंड आर्केनीज, लेकिन क्वेश्चन तो वो नहीं पूछने वाला ना, क्वेश्चन तो अब घुमा के पूछे वो लोग, तो कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, आर्केनीज ही होगा। क्यों? अब मैंने आपको क्या बताया, अब मैंने आपको ये बताया कि सबसे पुराना रॉक आर्केनीज है। अगर आपको नहीं भी पता होगा, नहीं भी ध्यान रहा, तो आपको ये तो ध्यान रहेगा सबसे पुराना रॉक कौन सा है, आप अंदाजा लगा सकते हो अपने आप। आगे चलते हम। रिगार्डिंग स्टेबल स्टीड एंड hasn't had many structural alterations in since its first form। जब से ये पेनिनसुलर प्लेट्यू बना है तब से लेके अब तक इसके एलिवेशन में बहुत ज्यादा अप डाउन नहीं आए हैं, स्टेबल लैंड है, और इसकी जो इसकी टोपोग्राफी है मोर नियरली मोर और लेस मोनोटोनस ही रही है, इसी तरीके की रही है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लोप हमें पता है इसका वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट इसका स्लोप है। दिस इज द रीजन मेजर पेनिनसुलर रिवर्स फ्लो फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ये हमारा पेनिनसुलर रीजन है, ठीक है, ये मान लेते हैं हमारा पेनिनसुलर रीजन। इधर से ये ऊंचा है, इधर से डाउन है, इस तरीके से है ये, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स है, इधर ईस्टर्न घाट्स है। ओवस सी बात है, नदी जो पानी अगर इधर से डालोगे, पानी अगर यहां से डालोगे, पानी कैसा होता है, ब्लू कलर का, है ना। अगर पानी यहां से डालोगे तो इस तरफ को फ्लो करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना। घर में भी हम जब स्लोप बनाते हैं, जब हम घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, तो हम स्लोप बनाते हैं, पाइप की तरफ हम स्लोप रखते हैं, तो जहां पाइप है वहां पे क्या होगा, स्लोप कम होगा, वहां पे वो डिप्रेशन होगा, और दूसरी तरफ थोड़ा ऊंचा होगा ताकि पानी इधर से इधर की तरफ फ्लो करे। कॉमन सेंस। यही यहां पे हो रहा है, वेस्ट में ऊंचा है तो पानी यहां से जाएगा, इसका मतलब जो भी नदी ओरिजिनेट होगी, ज्यादातर नदियां वेस्टर्न घाट में, डेक्कन जो हमारे पेनिनसुलर रिवर्स हैं, हम अगली क्लास में, आगे क्लासेस आने वाली में पेनिनसुलर ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, तो हम ये पढ़ेंगे कि जितनी भी हमारी पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो सब जो है ज्यादातर उनमें से वेस्टर्न घाट में ओरिजिन होती हैं, और ये ओरिजिन होने के बाद फिर ये ईस्ट की तरफ चलना स्टार्ट कर देती हैं बिकॉज ऑफ स्लोप, क्योंकि स्लोप ही ऐसा है, ठीक है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू स्टेबल लैंड है, लेकिन इस दो तीन यहां पे क्या है, एक्सेप्शंस है, कोयना और जमा लाटू डैम है। इसी तरीके से यहां भी दो एक्सेप्शंस हैं। जितनी भी हम बड़ी नदियों की बात करें, छोटे मोटे स्ट्रीमलेट्स की बात नहीं कर रहे, जितनी भी बड़ी नदियां सब वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करती हैं एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी। ये क्वेश्चन लगभग यूपीएससी में भी 20 बार पूछा गया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पूरा क्वेश्चन के फॉर्म में भी पूछा गया है, कभी कभी ऑप्शन में दिया गया है, या मैच द फॉलोइंग, या इस तरीके से एक स्टेटमेंट डालकर पूछा गया है। स्टेट पीसेस में भी बहुत बार पूछा गया है, समझ आया? स्टेट पीसेस में भी काफी बारी क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्यों होता है ऐसा, इसके बारे में भी पूछा गया है। अगेन मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने अभी आपको समझाया रिफ्ट वैली के बारे में, तो वो फालतू की रामायण नहीं थी। क्या होता है, नदी ओरिजिनेट होती है, मान लीजिए यहां से नदी ओरिजिनेट हुई, अब इसको फ्लो करना है, स्लोप इस तरफ का है, जनरल स्लोप जो है, लेकिन नर्मदा हमारी अमरकंटक से ओरिजिनेट होती है, लेकिन यहां पे एक रिफ्ट वैली है, यहां पे एक रिफ्ट वैली है, इसके दोनों तरफ स्कार्पमेंट है, इस तरह से तीखी तीखी जमीन उठी हुई है, इधर भी, और ये गहराई डिप्रेशन है। तो ये नदी जो है, पानी जो है, यहां पे आने के बाद इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द ईस्ट जहां की स्लोप है, ये मजबूर हो जाता है इधर बहने के लिए, लेकिन पानी जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ जा रहा है, लेकिन आप यहाँ पे गड्ढा कर दीजिए, इस तरीके से यहाँ पे नाली बना दीजिए, तो इसमें बहने लगेगा कि नहीं, वही यहाँ पे हो रहा है, ये नाली की तरह बनी हुई है।
ये यहाँ पे एक नाली की तरह बना हुआ है और इसलिए जो बे ऑफ बंगाल में जाने की जगह, ध्यान रखो, जो नदी वेस्ट में ओरिजिनेट होगी और ईस्ट की तरफ फ्लो करेगी वो कहां गिरेगी? इट विल फ्लो और फॉल इनटू बे ऑफ बंगाल. But Narmada and Tapi, being exceptions, they do not fall into Bay of Bengal because they do not flow towards the east direction. नर्मदा और तापी इस डायरेक्शन की तरफ नहीं फ्लो करती हैं, इसलिए बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरेंगी. वो कहां गिरेंगी? दे विल फॉल इनटू अरेबियन सी. ठीक है, समझ गए? तो जितनी भी पेनिनसुलर रीजन है वो सब रिवर्स हैं, वो सब ईस्ट की तरफ फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में जाती हैं, एक्सेप्ट नर्मदा एंड तापी. आगे चलिए. एलिवेशन, the average height of peninsular plateau of India is 900 to 600 meters above mean sea level. कितनी है एवरेज हाइट? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको. एवरेज हाइट कई बार आ जाती है, क्वेश्चन में आ जाता है कि पेनिनसुलर रीजन की इतनी एवरेज हाइट है, या जो माउंटेन हिमालयाज हैं, वेस्टर्न हिमालयाज की इतनी एवरेज हाइट है, ईस्टर्न वालों की इतनी एवरेज हाइट है. इस तरीके क्वेश्चन, अरावलीज की इतनी एवरेज हाइट है, इस तरीके क्वेश्चन बन जाता है, ये आपको ध्यान रखना है. आगे चले. ये हमारा फोटो आ गया. ये तो चलो अभी बताऊंगा अच्छे से. ठीक है. अरे डिलीट क्यों नहीं हो रहा? ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. आगे, थैंक यू. देखो ये हमारा डायग्राम है, इसमें जो बीच बीच में हिल्स हैं, जैसे यहाँ पे ये महादेव हिल्स है, ये हमारा कैमरून हिल्स है, मैकाल हिल्स है, ये हमारा गर्जत हिल्स है, ये हमारा रामगढ़ हिल्स है, ये हमारे राजमहल हिल्स है. अभी बताया था ना, राजमहल हिल्स इज द बाउंड्री ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट में. वेस्ट पार्ट में अरावलीज है. अरावलीज से लेके, चलिए बाकी सब डिलीट कर देते हैं फिलहाल के लिए. क्या बताया था अभी? अरावलीज से लेके यहां तक ये है, और मेगाल हिल्स भी है यहां पर. ये हमारा महादेव हिल्स है, ये हमारा गविलगढ़ हिल्स है. ठीक है, इन हिल्स को आपको देखना है, क्योंकि अभी जो मैं आपको ये डिफरेंट सेक्शन पढ़ाने वाला हूं, मारवाड़ प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, इनके एडजेसेंट हिल्स के बारे में भी बताऊंगा मैं आपको. कहां पे कौन से हिल्स, जैसे ये हमारा हजारीबाग प्लेट्यू और रांची प्लेट्यू है. ये एक्चुअली हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू का हिस्सा है. छोटा नागपुर प्लेट्यू यहां से दामोदर रिवर जो जाती है, इस प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. अपर पार्ट्स हजारीबाग कहलाता है, नीचे पार्ट्स रांची प्लेट्यू पर कहलाता है. इन दोनों के ऊपर आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे अलग अलग. ठीक है, लेकिन यहां पे राजमहल हिल्स भी है, यहां पे राजमहल हिल्स भी है. ये रहा ना, ये रामा राजमहल हिल्स. इनके बारे में भी आपको 2 लाइनें पढ़नी पड़ेंगी. थोड़ा सा बताऊंगा, ज्यादा नहीं, सॉरी. तो इसलिए ये हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये हिल्स आपको ध्यान रखना है. नीलगिरी हिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का बीच का नोट है. चलिए आगे चलते हैं. तो ये मैंने जानबूझ के यहां पर डाला, इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन ये हिल्स वाला अलग मैंने डाला, इसीलिए हिल्स वाला मैंने यहां पे अलग डाला है, क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे, आप अंदाजा लगा पाए कि कौन सा हिल की बात की जा रही, कहां पे है वो. चलिए आगे बढ़ते हैं. फिजियोग्राफिक डिवीजन. सबसे पहला हमारा नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू एंड हिल्स. इसमें हमारा शिलोंग प्लेट्यू आता है. ठीक है, अभी हम शिलोंग प्लेट्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, समझ आया? लेकिन उससे पहले, शिलोंग प्लेट्यू की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ने से पहले, यहां पे एक छोटा सा एक लोचा आता है. देयर इज स्लाइट प्रॉब्लम. क्या है? यहां पे छोटी सी प्रॉब्लम आ रही है. यहां पे आ जाते हैं हम इस पे. यहां पे हम आ जाते हैं. ये हमारा यहां से हमने स्टार्ट किया था अरावली से. ये हमारा यहां पे राजमहल हिल्स आ गया. ये हमारा ईस्टर्न घाट आ गया इधर. ये हमारा इसके इधर मान लेते हैं, ये हमारा वेस्टर्न घाट रीजन आ गया. ये हमारा पेनिनसुलर ब्लॉक है, विच इज रफली ट्रायंगुलर. प्रॉब्लम यहां पे ये आ रही है कि शिलोंग प्लेट्यू यहां पे है, और इसको हमने प्लेट्यू का एक हिस्से के रूप में पढ़ रहे हैं हम. शिलोंग प्लेट्यू इज कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ
पेनिनसुलर प्लेट्यू, इसके बीच में हमारा ये गारो गैप है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था गारो गैप, माउल्डोर गैप जो है इसके बारे में कि ये हमारा जो हमारा मिडिल अपर लोअर गैंजेटिक प्लेन है, यहां तक हमारा लोअर गैंजेटिक प्लेन एक्सटेंड करता है। जब मैंने पढ़ाया था तो इस गैप के बारे में बताया था, ये प्लेन्स का हिस्सा है। तो कहने का मतलब यहां पे प्लेट्यू रीजन खत्म हो गया, लेकिन फिर यहां पे कैसे आया? ये तो हिमालयाज का हिस्सा होना चाहिए और है भी, है ना। सपोज करो आज से कुछ साल पहले अगर कोई जियोलॉजिस्ट कोई वहां पे गया होगा, जियोग्राफर, वो गया होगा वहां पे हिमालयाज को स्टडी करने के लिए यहां पे, और वो कर भी रहा होगा, लेकिन क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये गारोस, खासी, जयंतिया हिल्स हैं, इनके बीच एक अपलैंड है। उसने सोचा होगा कि यार अपलैंड कहां से आई, अगर हिल्स है अपलैंड होगी तो फिर उसने सोचा होगा कि यहाँ पे कोई रिवर होगी, उसने सेडिमेंट्स इकट्ठा कर दिए होंगे। यही तरीका है, जस्टिफाइड तरीका यहां पे अपलैंड होने का। लेकिन फिर उसने लिए होंगे इसके सैंपल्स जब उसने लिए होंगे तो उसको पता चला होगा कि भाई दीज, यहां पे जो सैंपल्स मिल रहे हैं सेडिमेंट्स के, रॉक्स के, दीज आर मच 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 ओल्डर देन दीज रॉक्स। हिमालयाज की जो ऑर्गेन है, जब हिमालयाज का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे बहुत पुराने हैं ये रॉक्स। और उसका सर चकरा गया होगा, ही विल बी शॉक्ड कि ये कैसे हुआ। और फिर उसके दिमाग में आया होगा यार जो सैंपल्स यहां मिल रहे हैं वही सैंपल्स मिलते जुलते इस रीजन में मिलते हैं पूरे में। तो फिर उसने सोचा होगा क्या ये इसका पार्ट हो सकता है ना। आया होगा दिमाग में, जी हां। हुआ क्या था, मैंने आपको क्या बताया था कि जब इंडियन प्लेट मूव कर रही थी, कंसेप्ट समझना, बाकी सब अपने आप क्लियर हो जाएगा। अभी नहीं शिलोंग प्लेट्यू के लिए लोग सोचते हैं, जब शिलोंग प्लेट्यू का नाम सोचते हैं ना, कि इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, और उसमें और एक ऑप्शन होता है शिलोंग प्लेट्यू, या इनमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ शिलोंग प्लेट्यू, और विच इज नॉट द पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू या पेनिनसुलर रीजन, और उसमें ऑप्शन होता है शिलोंग। तो लोग कहते हैं शिलोंग तो बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे भी महान हस्तियां होती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। मैंने आपको क्या बताया कि जब हिमालयाज फॉर्म कर रहे थे तो इस तरीके से सबडक्शन हुआ। यह हिस्सा जो था यह हिमालयाज के नीचे सबडक्ट हो गया था, यहां पे इसकी वजह से अपलिफ्टमेंट हो गया था, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स की ऊंचाई और ज्यादा बढ़ गई थी। अरावलीज का सेकंड अपलिफ्टमेंट हुआ था, बाकी और हिल्स का भी हुआ था, वो भी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है, समझ आया। लेकिन जब ये ईस्टर्न पार्ट का सबडक्शन हो रहा था हिमालयाज के नीचे, उसी टाइम पे शिलोंग प्लेट्यू जो यहां पे रहा होगा इस रीजन से एडजेसेंट, इस रीजन का देखो कितना ज्यादा वेट होगा। ये तो छोटे छोटे हिस्से हैं, यहां पे ये इतना बड़ा हिस्सा है पूरा जब जुड़ा होगा। और इस यार एक कोई कार्डबोर्ड लो और उसको कोने से ऐसे दबाओ और उसके दूसरी तरफ वेट रख दो, तो उसके उस कोने के टूटने के चांसेस होते हैं ना, वही यहां पे हुआ। ये कॉर्नर जो है इट ब्रोक डाउन, ये कॉर्नर जो हमारा टूट गया। टूटने के बाद क्या हुआ, ये देखो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक है, लेकिन पीछे से प्लेट तो पुश कर रही है, सेडिमेंट्स भी आ रहे हैं। यहां पे जो है ये रीजन ऑलरेडी टच कर चुका है। मैंने आपको क्या बताया था, इस तरीके से हुआ था, ये रीजन ऑलरेडी टच कर चुका था यूरेशिया को। सारा सेडिमेंट जो था वो यहां स्क्वीज हो गया, तो ये सेडिमेंट भी इसको पुश कर रहा है जो टूट गया है। नदियां और सेडिमेंट ला रही हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, ये हजारों लाखों सालों का काम है। सोचो धीरे 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 ये बेचारा इस पुश करके ये सेडिमेंट आ रहा था, पीछे से ये उसको पुश करने लगा। ऐसे कर करके धीरे धीरे ये हिस्सा यहां पहुंच गया, क्योंकि इसकी स्पीड कंपैरेटिवली स्लो हो चुकी थी। ये सेडिमेंट्स इसको पुश कर रहे थे यहां जो थे, और यहां पे सेडिमेंट्स फिलअप हो गए। इसको हम बोलते हैं गारो गैप, मालदा गैप। इसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ब्रेकअप हो गया, ध्यान रखो, ये हिस्सा टूट गया था, मालवा प्लेट्यू आगे चला गया, और साथ साथ में क्या वो सेडिमेंट जो अपराइज हो गए। तो इसके चारों तरफ हिमालय रेंजेस हैं, गारो, खासी, जयंतिया बताऊंगा अभी मैं, और बीच में प्लेट्यू हमारा शिलोंग प्लेट्यू। और ये
ध्यान रखना है कि ये हिस्सा है हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसीलिए नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू एंड हिल्स एक हमारा टॉपिक बन गया, वरना ये हमें नहीं पढ़ना होता। आगे क्या करा है? शिलोंग प्लेट्यू है, यहां पे रेनफॉल कितनी है? 150 सेंटीमीटर। फॉरेस्ट कौन सा मिलता है? मॉइस्ट डेसिडुअस। सभी रीजन्स के बारे में वेजिटेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम वेजिटेशन पढ़ेंगे, लेकिन हल्का हल्का मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, थोड़ी थोड़ी मिनरल्स की भी दे रहा हूं। खासी हिल्स हैव लिग्नाइट यूरेनियम, लिग्नाइट एंड यूरेनियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरेनियम कहां मिलता है? खासी हिल्स में भी मिलता है, ध्यान रखना है। मेनली धारवाड़ियन रॉक, धारवाड़ियन रॉक मिलेगा यहाँ पे, इसके बारे में तो हम बाद में ही चर्चा करेंगे, अभी तो कुछ जरूरत नहीं है इसके बारे में करने की, ना ही आपको समझ आएगा। उसके बाद पार्ट ऑफ एंशिएंट शील्ड, दिस इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट शील्ड, दिस रीजन शिलोंग प्लेट्यू इज द पार्ट ऑफ एंशिएंट शील्ड, इंडियन शील्ड, ये हमें पता है। सेपरेटेड फ्रॉम इंडियन लैंडमास बाय गारो गैप, फॉर्म ड्यूरिंग हिमालयन ओरोजेनी, जब हिमालयन ओरोजेनी मतलब जब कॉलिजन से कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल कॉलिजन से हिमालयन फोल्ड माउंटेन का जन्म होता है, उसको ओरोजेनी बोलते हैं। तो हिमालय की जो फॉर्मेशन हुई थी यंग एज ए यंग फोल्ड माउंटेन, उस टाइम पे क्या हुआ था? ये पार्ट सेपरेट हो गया था इंडियन लैंडमास से, और बीच में क्या आ गया हमारा? बाय गारो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट जो हमारे प्लेट्यू का और जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है उसके बीच में गारो गैप है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर से समझाऊं? ये देखो, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है और ये हमारा मेघालय प्लेट्यू है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू जिसको हम बोल रहे हैं। इसके बीच का जो ये रीजन है ये क्या है? ये हमारा गारो गैप है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। क्योंकि अभी क्या है, गारो गैप सेपरेट करता है किस किस को? ईस्टर्न हिल्स एंड प्लेट्यूज को और नॉर्थ ईस्ट हिल्स एंड प्लेट्यूज को। क्यों मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं, बार बार दोहरा रहा हूं, अलग अलग तरीके से बता रहा हूं? क्योंकि ये पूछी जाती हैं, दीज क्वेश्चन हैव बीन आस्क्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। The western, northern and southern ridges of the plateau form Garo, Khasi, Jaintia hills respectively. खासी है यहां पे, गारो, खासी, जैंतिया। जो हमारा नॉर्थ ईस्ट शिलोंग है, शिलोंग प्लेट्यू है, उसके वेस्ट में हमारा गारो आएगा, नॉर्थ में खासी है और साउथ में उसके जैंतिया हिल्स है। ये आपको ध्यान रखना है। शिलोंग प्लेट्यू के चारों तो कौन कौन से हिल्स हैं और कौन कौन से डायरेक्शन में, ये आपको इंफॉर्मेशन याद रहनी चाहिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, इस रीजन में गारो रीजन का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है नोकरेक। नोकरेक इज ऑल्सो ए बायोस्फीयर रिजर्व, आप सबको पता होगा, क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में, नोकरेक और ऑप्शन में होता है मेघालय, मेघालय, शिलोंग इज मेघालय ना, ऑप्शन में होता है मेघालय। अलग अलग नेशनल पार्क दिए होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व दिए होते हैं, साइड में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, उनको मैच करना होता है। 50 बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, ठीक है, याद रखना है। नोकरेक के बारे में, यहीं पे दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होने वाला रेनिएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड मौसिनराम है, इसी रीजन में। समझ आया? इसके बारे में थोड़ी सी हमें चर्चा करनी पड़ेगी। खासी इज ए फनल शेप्ड वैली वेयर मॉनसून विंड्स आर ट्रैप्ड एंड गोज एंड अप एंड डाउन एंड रेन्स टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द मॉइस्चर। यहां पे बहुत ज्यादा मुझे डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज मुझे आपको यहां पे बता देनी चाहिए। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा इंडिया है। यहां पे हमारे वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट मिलते हैं, नॉर्थ है, नीलगिरी हिल्स है यहां पे, ठीक है। जब मॉनसून विंड्स आती हैं इस तरीके से जब आएंगी तो यहां पे क्या होगा, इसकी वजह से, यहां पे पहाड़ है, इसकी वजह से बाइफरकेट हो जाएंगे। दूसरा ले लेते हैं, क्या होता है, बाइफरकेट हो जाती है। एक विंड एक इधर चली जाती है ब्रांच, एक ब्रांच इधर चली जाती है। ये वाली हमारी अरेबियन सी ब्रांच कहलाती है, ये वाली हमारी क्या कहलाती है, बे ऑफ बंगाल ब्रांच, ठीक है। इसकी वजह से जो मैंने आपको कल अरावली के बारे में बताया था, वो भी मैंने आपको बताया था अरावली में बारिश कितनी होती है, क्यों होती, कैसे होती है। लेकिन ये जब यहां पे जाएगी, ये जाते जाते पहुंच जाती है हमारा नॉर्थ ईस्ट में। समझ आ रहा है? नॉर्थ ईस्ट में जाने के बाद वहां पे जो हिल्स हैं वो ऐसे हैं, इस तरीके से फनल शेप्ड, फनल शेप्ड है। मान लीजिए रेन यहां से घुसी, इधर आगे गई, फिर दूसरा पहाड़ ऐसे आ गया, यहां से आगे गई, फिर तीसरा आ गया इधर,
यहां से ऐसे फिर उधर चौथा, वो घूमती रहती है इस तरीके से, ऊपर नीचे होता रहता है। और ध्यान रखना, क्योंकि ये जो विंड्स गई हैं ये बे ऑफ बंगाल से होकर के गई हैं, तो इनमें क्या है, इनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। क्या है इनमें? इनमें मॉइस्चर बहुत ज्यादा है। समझ आया? मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, तो मॉइस्चर ज्यादा, मान लो एक ही पहाड़ होता तो उससे टकरा करके ओरोग्राफिक रेनफॉल होती। आई होप आपको ओरोग्राफिक रेनफॉल के बारे में पता होगा, नहीं पता तो बता रहा हूं। ये माउंटेन है, यहां से विंड आई, जब विंड आएगी इसमें अगर मॉइस्चर है तो जब ये ऊपर जाएगी इससे टकरा करके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। ये विंड ऊपर जब जाएगी तो ऊपर जाएगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन होगा तो वाटर वेपर जो है इट विल टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स और बारिश हो जाएगी इस पे, ठीक है। यहां पे जाके कंडेंसेशन हुआ, बारिश हो गई, लेकिन अभी भी विंड में मॉइस्चर मौजूद है, इतना ज्यादा मॉइस्चर था मौजूद। तो अब क्या होगा, ये विंड आगे चली जाएगी, आगे इसको एक और ऊंचा हिल मिलेगा, उससे जाके फिर टकराएगी, फिर दोबारा ओरोग्राफिक रेनफॉल होगी, हो गई। फिर क्या हुआ, अभी भी इनमें मॉइस्चर है, फिर घूम जाएगी। ऐसा बार 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 होता रहता है और पीछे से हवा आती रहती है। तो एक बार ये हवा आगे गई, पीछे से दूसरी हवा आ रही है, वो भी यहां पे बारिश कर रही है, जो भी बारिश जा रही है आगे होती जा रही है। ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है, इसलिए मौसिन राम में इतनी ज्यादा बारिश होती है कि वहां पे दुनिया में सबसे ज्यादा बारिश होती है, चेरापूंजी में है ना मौसिन राम। क्लियर हो गया? ये क्लियर हो गया? एंड गोज अप एंड डाउन एंड रेन्स टू द लास्ट ड्रॉप ऑफ द मॉइस्चर। क्लियर हो गया? ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स कंप्लीट हो चुका है, ये हमारा नॉर्थ ईस्ट हिल्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आगे क्या है हमारा? अगला है हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू एंड हिल्स। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा हिल्स और छत्तीसगढ़ बेसिन। आ जाते हैं इधर। ये हमारा है छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा हिल्स हमारा इधर पड़ता है और छत्तीसगढ़ बेसिन हमारा यहां पड़ता है। क्लियर हुआ? ये हमारे क्या, ये हमारा ईस्टर्न प्लेट्यू उसका रीजन है। छोटा नागपुर प्लेट्यू इज वन ऑफ द मिनरल रिच रीजन, और इंडिया में तो सबसे ज्यादा मिनरल रिच रीजन है। नक्सलिज्म भी यहां पे एक प्रॉब्लम रही है, नक्सलिज्म के बारे में भी हमें 2 बातें कहनी पड़ेंगी। नक्सलिज्म क्यों हुआ है नक्सलिज्म? कि देखो, ध्यान रखो, मैंने अभी क्या बोला, फिजिकल ज्योग्राफी ही हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी में जा रही है। नक्सलिज्म टॉपिक है ज्योग्राफी में, हमें आगे पढ़ना है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि इस रीजन में ही नक्सलिज्म क्यों हुआ, यहां पे सबसे ज्यादा नक्सलिज्म क्यों हो रहा है, क्यों? मिनरल्स की वजह से। अब आप कहोगे कि मिनरल्स जब ज्यादा हैं तो वो एरिया तो ज्यादा फ्लोरिश करना चाहिए, है ना, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ पॉलिसीज जो थी, एडिक्वेट पॉलिसीज का इंप्लीमेंटेशन की लैक की वजह से कह सकते हैं, जो मिनरल्स थे वो कुछ ही लोगों के पास कॉन्सेंट्रेट हो गए। नक्सलिज्म हमें यहीं पे पढ़ना है, अभी आगे भी पढ़ना है, लेकिन यहां पे मैं आपको बताना पड़ेगा। तो क्या होगा, मिनरल जो कुछ ही लोगों के हाथ में है, बाकी सबका क्या हो रहा है, एक्सप्लॉइटेशन। इसलिए इस रीजन में नक्सलिज्म हुआ। फिर हमें पढ़ना है रांची प्लेट्यू के बारे में, रांची प्लेट्यू के बारे में पढ़ना है। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इस मैप में नहीं दिखाया हुआ, ये हमारा हजारीबाग प्लेट्यू हो गया, छोटा नागपुर प्लेट्यू से नीचे वाला हमारा रांची प्लेट्यू हो गया, यहाँ पे हमारे क्या हो गए, राजमहल हिल्स हो गए। इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। छत्तीसगढ़ प्लेन के बारे में पढ़ना है, छत्तीसगढ़ प्लेन के बारे में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं जरा। छोटा नागपुर प्लेट्यू हमारा गोंडवाना रॉक से बना है, ध्यान रखना है ये आपको। अभी सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि प्लेट्यू का कौन सा रीजन किस रॉक सिस्टम से डेवलप हुआ है, ज्यादा आपको उसमें डिटेल में नहीं जाना है अभी फिलहाल। समझ आया? रॉक सिस्टम के बारे में अलग क्लास होगी। गोंडवाना सिस्टम की खास बात है कि उसमें कोयला मिलता है। क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक सिस्टम इज एसोसिएटेड विद कोल, तो याद रखना आपको गोंडवाना। यहां पे कुछ भी रटने वाला नहीं है। छोटा नागपुर प्लेट्यू में गोंडवाना रॉक सिस्टम मिल रहा है, क्यों मिल रहा है वो मैं आपको जब रॉक पढ़ाऊंगा तब समझा दूंगा, ठीक है। गोंडवाना रॉक सिस्टम में हमेशा कोल अच्छा जरूर मिलता है, समझ आ रहा है?
गोंडवाना रॉक सिस्टम में हमेशा कॉल जरूर मिलेगा, कॉल जरूर मिलेगा। ये आपको कैसे पता चलेगा? जब मैं आपको रॉक सिस्टम पढ़ाऊंगा तो ये भी बता दूंगा, तो रटने वाला कुछ भी नहीं है। अगला आ रहा है, छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज बीन डिवाइडेड बाय दामोदर रिवर। दामोदर रिवर इस प्लेट्यू को दो हिस्सों में डिवाइड करती है, मैंने अभी आपको बताया। नॉर्थन पार्ट इज कॉल्ड हजारीबाग प्लेट्यू एंड सदर्न पार्ट इज कॉल्ड रांची प्लेट्यू। रांची के बारे में तो आपको पता ही है, काफी फेमस है। चलिए आगे चलते हैं। रांची प्लेट्यू हैज ए पैटलैंड टोपोग्राफी। अब क्या है कि ये जो टॉपिक है पैटलैंड टोपोग्राफी, ये बहुत ज्यादा टाइम लेने वाला है, इसको समझाने में टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। पैटलैंड टोपोग्राफी ऊपर से रांची के कंटेक्स्ट में। पैटलैंड टोपोग्राफी आपने वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में पढ़ा है, लेकिन हमें अब यह पढ़ना है रांची के कंटेक्स्ट में। और मैं आपको एक बात बताऊं, ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट की यह खास बात है कि हमने जो वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ा, फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा, वही हमें इकोनॉमिक ज्योग्राफी में पढ़ना है, वही हमें उसी का एक्सटेंशन, उसी का आगे का वर्जन कि वो ह्यूमंस के लिए कैसे यूज होने वाला है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि ज्योग्राफी इज स्टडी ऑफ अर्थ इन रिलेशन टू मैन, मैन के लिए कैसे यूजफुल है। तो मिनरल्स कहां कहां मिल रहे हैं ये हमें पता करना है। क्यों? बिकॉज ह्यूमंस नीड मिनरल्स। हमें मिनरल्स की जरूरत है, हमें चाहिए लोहा, हमें चाहिए लकड़ी, है ना, हमें चाहिए रेत, हमें चाहिए सीमेंट, हमें चाहिए लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के लिए, है ना। तो उसके लिए एक्सप्लोर करना पड़ेगा, पता होना चाहिए, लेकिन मिनरल्स कहां पे हैं। तो वही चीज जो हमें फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ी, वही हमें इकोनॉमिक में पढ़नी, उसका आगे का, और वही हमें फिर हमें ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ी। अब यही सब चीज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी में तीनों सेक्शन पढ़े, इंडिया में भी यही तीनों सेक्शन पढ़ने हैं, फिजिकल, इकोनॉमिक और ह्यूमन। ठीक है। अब जो हमने फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा वही सब हमें इंडिया के उसमें कंटेक्स्ट में पढ़ना है। जैसे बेडलैंड टोपोग्राफी, मैंने आपको चंबल जो मैंने रिवाइज बताए थे, यमुना और चंबल के दोआब, याद आ रहा है? कुछ रिवाइजन हो रही है थोड़ी बहुत। यमुना एंड चंबल के दोआब के बारे में आपको बताया था मैंने, तो क्या बताया था? बेडलैंड टोपोग्राफी इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, कहां पे है? चंबल में। ठीक है। लेकिन बेडलैंड टोपोग्राफी हम फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ चुके हैं। तो ज्योग्राफी का सिलेबस देखने में आपको बड़ा लगता है, लेकिन ज्योग्राफी का सिलेबस उतना बड़ा है नहीं, चीजें रिपीट होती जा रही हैं। और रिपीट जब होती है तो रिवीजन आपकी होती है उन सभी टॉपिक्स की, तो आपका टाइम और ज्यादा बचता है। समझ आया? चलिए, ये क्या है, चलो इसको छोड़ देते हैं, अभी पैटर्न टोपोग्राफी कल पढ़ेंगे। अभी क्या इसमें जो रेनफॉल होती है, अच्छा सॉरी कैप्स है ये, यहां पे जो रेनफॉल होती है यहां पे फुल स्टॉप है, अरे यहाँ पे देयर इज अ फुल स्टॉप। रेनफॉल यहाँ पे होती है 125 सेंटीमीटर। 125 सेंटीमीटर रेनफॉल होगी तो यहाँ पे क्या मिलेगा? मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट यहाँ पे मिलेंगे, मोइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। ठीक है। हजारीबाग हैज ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। क्यों? रांची प्लेट्यू में मॉइस्ट है, हजारीबाग में ड्राई है। सिंपल सी बात है, रेनफॉल कम है, 100 के आसपास ही रहती है वहां पे रेनफॉल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये हजारीबाग प्लेट्यू के बारे में दो लाइनें हैं। राजमहल हिल्स है, बॉर्डर वेजिटेशन, इनके बारे में हम कल पढ़ेंगे क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, मुझे क्लास अभी यहाँ पे वाइंड अप करनी पड़ेगी। कल हम शुरू से स्टार्ट करेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, यहीं से स्टार्ट करेंगे। ईस्टर्न हिल्स के बारे में यहीं से स्टार्ट करेंगे और मैं आपको पैटलैंड टोपोग्राफी से ही स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो क्लास हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है? रिवाइज करना है, नोट्स देखने हैं, जो आपको स्लाइड्स मिली, इनसे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। कुछ अगर रह भी जाएगा तो वो मैं आपको दे दूंगा, जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया हुआ है कि मैं आपको पासिस के बारे में बताऊंगा। माउंटेन पासिस, कितनी माउंटेन पासिस है ऊपर नॉर्थ में भी, हिमालय में भी, और नीचे भी। नीचे भी तो हिल्स है ना, नीचे पूरा वेस्टर्न घाट है, इधर से इधर कैसे आएगा इंसान? मैंने आपको बताया कि कोस्टल रीजन के ऊपर इस तरीके से हजारों फीट लंबी दीवार खड़ी हुई है, तो बंदा उधर कैसे आएगा? घूम के नहीं, देयर आर पासेस इन बिटवीन, वहां पे पासेस हैं बहुत सारी, बोर घाट, थाल घाट, इन सब के बारे में बताना पड़ेगा, तो वो मैं दे दूंगा आपको, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तब तक आप रिवाइज कीजिए क्लासेस को। कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है, वीडियो आपको दोबारा बार बार देखनी है। कुछ आपको कंसेप्ट समझ नहीं आया तो आप वीडियो दोबारा देखेंगे, आपको कंसेप्ट समझ आ जाएगा। कंसेप्ट आपको एक बार याद हो गया तो फैक्ट्स की आप चिंता मत कीजिए, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, बार बार बोल रहा हूं ये बात, ध्यान रखिएगा। क्लास अब यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हो गया।